कर पाता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया कि नहीं आया? उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। सपोज करो अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो कौन सा मोशन बस शो करेगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल। अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो कौन कौन से शो करेगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अगर किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो क्या क्या शो करेगा, ट्रांसवर्स, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल मोशन। हाँ या ना? अभी तक आप लोगों ने जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, काइनेमेटिक्स पढ़ा, ठीक है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा, ये जितने भी चैप्टर थे ये सभी चैप्टर आपके किससे रिलेट हो जाते थे, ट्रांसवर्स मोशन से। हाँ या ना? जल्दी बताओ। ये सभी चैप्टर आपके ट्रांसवर्स मोशन से रिलेट हो जाते थे। लेकिन अगर आप लोगों को रोटेशनल मोशन पढ़ना पड़ेगा तो जो टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी वो किसकी होनी चाहिए, रोटेशनल की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जल्दी बताओ। ठीक है ना? हाँ सर। एक सेकेंड। तो अब यहां से देखो, हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि रोटेशनल जो मोशन होता है क्या वो हर प्रकार की बॉडी शो करती है? अगर नहीं करती है तो कौन सी स्पेसिफिक बॉडी होती है जो रोटेशनल मोशन शो करती है? उनके मोशन को रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन से वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें रिलेशन क्या है? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग रिजिड बॉडी। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले हेडिंग डालो रिजिड बॉडी। अच्छा बताओ, रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल क्या होता है? कैसे बोले कि ये बॉडी रिजिड है? देखना, दो प्रकार के एग्जाम्पल लेता हूं। ये एक बॉल है और एक दूसरी बॉल है। इसको आप लोग एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दो। और एक ये बॉल है और ये एक बॉल है, ये आपकी एक पता लोहे की स्टिक से कनेक्ट है। इन दोनों में से रिजिड बॉडी कौन है, पहली वाली या दूसरी वाली? बताओ जल्दी से। दूसरी वाली सर। दूसरी वाली रिजिड बॉडी है। पहली वाली फिर रिजिड क्यों नहीं है? ये वाली रिजिड क्यों है और दूसरी वाली रिजिड क्यों है और पहली क्यों नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर क्योंकि फोर्स लगाने पे उसका शेप चेंज नहीं होगा। हाँ देखो, आप लोग एक चीज समझना, अगर पहले वाले में आप लोग फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, शेप चेंज होने की बात तो फिर भी दूसरी है। आप लोग याद रखो, रिजिड बॉडी वो बॉडीज कहलाती है जिन दो बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी चेंज ना हो, चाहे जितनी भी फोर्स लगा दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? The interatomic distance between the two molecules cannot be changed. Such type of bodies is called the rigid bodies. हाँ है ना? तो जब तुम स्प्रिंग में फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस कम भी हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी, यानी इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ जल्दी से। इसलिए आप बोल सकते हो कि स्प्रिंग जहां भी कनेक्ट होगी वो आपका रिजिड ना होकर क्या हो जाएगा, नॉन रिजिड बॉडीज। गॉट इट और नॉट? लेकिन अगर आपने एक लोहे की लंडी लगा दी दो बॉल्स के बीच में तो आप उन पे चाहे जितना फोर्स लगा दो, ना वो कंप्रेस होंगे ना वो स्ट्रेस होंगे, वो केवल अपनी एक्सिस में या तो आगे जाएंगे या रोटेट करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? या फिर क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने चमीटा देखा घर में जिससे रोटी पलटी जाती है? सबने देखा है कि नहीं देखा है? घले भी होंगे आप में से कईयों को। हाँ। घले कि नहीं घले? तो वो चमीटा क्या होता है, जब अपन को घलता है तो वाइब्रेट करता है कि नहीं करता अपनी पोजीशन पे? तो वो आपका हाँ वाइब्रेशनल सर मोशन करता है। होता है। ठीक है ना? तो आप एक चीज समझ लो, यहाँ पे जो रिजिड बॉडीज होती है, अगर उसमें अभी डेफिनेशन में समझ पाए, वो ये देखा कि इन रिजिड बॉडीज में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, रिजिड बॉडीज आर दोज बॉडीज in which intermolecular distance cannot be changed. Intermolecular distance cannot be changed by applying the different forces. By applying the different forces. कोई दिक्कत? रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होती है चाहे उनमें जितना भी फोर्स लगा दो, उनमें क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो ये आपका ए बॉडी है, ये बी है, देखो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट और बी, और इनको अपन ने क्या कर दिया, हार्ड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया।
तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा रिजिड बॉडीज का। हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं आया? रिजिड बॉडीज जो हमारे नेचर में होती है वो दो प्रकार का मोशन शो करती है। ये लिख लो जल्दी से, इसको लिख गया हो तो आगे चलें, जल्दी जल्दी बोलते जाना, अपनी 2 घंटे की क्लास को अपन को प्रोडक्टिव बनाना है। लिख गया? हाँ सर। तो देखो अब यहाँ पे एक अगली लाइन देखो, जो रिजिड बॉडीज होती हैं, रिजिड बॉडीज shows translational motion as well as rotational motion। लेकिन आप लोगों ने एक चीज और देखा था, आपने जब ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी कर रहे थे तब आपने स्प्रिंग के बारे में भी पढ़ लिया था। हाँ है ना? तो यहां से एक चीज आपको देखो निष्कर्ष निकलेगी कि जो आपका मतलब आपका जो ट्रांसलेशनल मोशन है, ध्यान से देखना, ट्रांसलेशनल मोशन है वो आपको दोनों ऑब्जेक्ट करके देंगे, रिजिड भी करके देगा और नॉन रिजिड भी देगा। लेकिन जो आपका रोटेशनल मोशन है वो कौन देगा, सिर्फ जल्दी बताओ? सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडीज देंगी। ये आप लोगों को न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में और एमसीक्यू बेस पे याद रखना है, ठीक है ना? रोटेशनल मोशन सिर्फ रिजिड बॉडीज करती है, पर ट्रांसलेशनल मोशन रिजिड और नॉन रिजिड दोनों कर लेती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? नोट करो जल्दी से इसको, नोट हो गया? बोल दिया करो जल्दी से, नोट हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, इतने सारे हो कि नहीं बोल रहे हो? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। लिख गया ये? अब देखो इसके अंदर ही अगला पॉइंट लिखना, टू स्टडी द रोटेशनल मोशन, टू स्टडी द रोटेशनल मोशन we have to know the position and orientation of the object। अगर आपको कभी भी, अब रोटेशनल मोशन में देखो, ट्रांसलेशनल मोशन में तो आपका सिर्फ क्या हो जाता था, पोजीशन पता चल जाता था, तो पोजीशन से हम पूरा ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी कर लेते थे। पर यहां पे आपको क्या हो जाएगा, आपको रोटेशनल मोशन में पोजीशन तो आपको मालूम ही होनी चाहिए, पर यह भी मालूम होना चाहिए कि वो किस तरीके से उस पोजीशन पे घूम रहा है, यानी ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, इधर पे समझना, सपोज करो ये आपका एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, ये आपका क्या है, 3 डायमेंशनल सिस्टम है। दिस शुड बी एक्स एक्सिस, दिस शुड बी वाई एक्सिस एंड दिस शुड बी जेड एक्सिस। अब मान लो ये कोई एक पॉइंट पार्टिकल पी है, तो इसके मान लिए कोऑर्डिनेट आपके पता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है? अब एक चीज याद रखना, अगर ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता तो हमें सिर्फ इसके पोजीशन वेक्टर से काम पता चल जाता कि नहीं पता चल जाता? हाँ है ना? हाँ, क्योंकि ये पार्टिकल अपनी एक जगह में फिक्स है, इसका मतलब है कि ये रिजिड बॉडी की तरह काम कर रहा है, आर चेंज नहीं होगा जब तक इसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे। हाँ है ना? यानी ये एक रिजिड बॉडी है, यानी ये रोटेशनल भी कर सकता है। अगर रोटेशनल करेगा तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी यहाँ पे कितना ओरिएंटेशन कर रहा है ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? तो रोटेशनल मोशन में सिर्फ पोजीशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे पोजीशन प्लस रोटेशन चाहिए, लेकिन वहां पर ट्रांसलेशनल मोशन में सिर्फ पोजीशन से काम चल जाता था। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। नोट हो गया ये? हाँ सर। अब देखो अगर एक अगला सर, पॉइंट, हाँ नोट कर लो, देखो अच्छे से नोट्स बना लेना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैंने मॉड्यूल शेयर कर दिया है, तो एक्सरसाइज 1 से हम क्वेश्चन भी टिक करा देंगे कौन कौन से करने हैं। कल मुझे डाउट पूछोगे क्लास से पहले। हो गया नोट? देखो अपन को टाइम बस मेरा वेस्ट मत कराना, जल्दी जल्दी जितना लिख सकते हो लिखो, क्योंकि अपन को ना बहुत सारा सिलेबस कवर करना है।
लिख लिया सर। लिख लिया ना। अब देखो, जो आपका ट्रांसलेशनल मोशन होता है, याद रखना, ट्रांसलेशनल मोशन वो आपका पता कौन कौन डायमेंशन में होता है? 1D में भी होता है, 2D में भी होता है और 3D में। आपने 1D और 2D तो पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा? मोशन इन 1D, मोशन इन 2D पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यानी Yes, sir, ट्रांसलेशनल पढ़ा है। मोशन 1D में भी होता है, 2D में भी होता है और 3D में भी होता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में क्या ओरिएंटेशन कर सकता है क्या, अकेले एक्स एक्सिस में? या वाई नो एक्सिस सर। अकेली उसमें घूम सकता है? नहीं कर सकता ना। यानी जो रोटेशनल मोशन होता है वो कभी भी 1D के लिए नहीं होता है। तो रोटेशनल मोशन के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? 2D और 2D और 3D। 3D। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई डाउट इसमें? माइक बंद कर लिया करो आप लोग, क्वेश्चन आंसर देके तुरंत। आई बात समझ में कि नहीं आई? यानी अब एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे पोजीशन तो आपकी फिक्स रहने वाली है, पूरा खेल कौन बिगाड़ेगा अपना? ओरिएंटेशन, क्योंकि है तो ये रोटेशनल मोशन, है ना। तो अब हमें जितने भी प्रकार की चीजें मिलेंगी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो मोमेंटम हो, हर चीज हमें किसके टर्म में मिलेगी? रोटेशनल के टर्म में मिलेगी। और रोटेशनल मोशन में इन सब चीजों को कैसे बोला जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोमेंटम। गॉट इट और नॉट? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये तो आपका रिजिड बॉडीज हो गया। तो हेडिंग डालो अब, रोटेशनल मोशन इसके अंदर कैसे स्टडी होगा। सबको समझ में तो आ गया? कोई डाउट तो नहीं रह गए ना? नो सर। समझ में आया ना? अच्छा एक बात बताओ, समझना ये है आपका, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना। इनके बीच में 10 मीटर की दूरी है इनिशियल कंडीशन में। अब ये भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा और ये भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, तो इट विल बी द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी का है सर। रिजिड बॉडी का सर, रिजिड तो बॉडी याद रख लेना, हमें जरूरी नहीं उन दोनों के बीच में कोई सपोर्ट लगा हो। अगर दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम लग रही है, भले ही उस पर कितने भी फोर्सेस लग रही हो, दैट्स विल एक्ट लाइक अ रिजिड बॉडी। गॉट इट और नॉट? सर कुछ न्यूमेरिकल डिस्टेंस सेम हुई तो? क्या हुआ? डिस्टेंस सेम रही तो? डिस्टेंस तो सेम ही है ना। अगर एक देखो 5 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस कितनी ही बनी रहेगी? 10 मीटर ही। अगर इसने 5 में से 7 कर दिया तो ये डिस्टेंस पक्का चेंज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ये तेज चलने लगा और ये स्लो चलने लगा, और डिस्टेंस जहां पे चेंज हुआ वो आपका क्या हो जाएगा? रिजिड या नॉन रिजिड? नॉन रिजिड। नॉन रिजिड। नॉन रिजिड। गॉट इट और नॉट? कोई दिक्कत इस पॉइंट में? नो सर। देखो तुम लोग, सच में मैं बता रहा हूं, किसी को कहीं पर भी किसी में डाउट आ जाए, विवेक तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार भी समझना पड़े ना, तो तुम लोगों को किसी को भी नहीं शर्माना, क्योंकि जितने यहां पर हो सबकी फिजिक्स डैमेज है। तो एक दूसरे पे क्या ही हंसेंगे जब सब बर्बाद ही है। तो समझ रहे हो ना? और सबसे ज्यादा फिजिक्स डैमेज मैं बताऊं यहाँ पे किसकी है? कार्तिक तुम्हारी है क्या? हाँ सर। चलो अब देखो, यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी related to rotational motion, terminology related to rotational motion। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे कौन से टर्म्स है जो रोटेशनल मोशन को स्टडी करेंगे? तो देखो यहां पे आपको क्या बताना है, ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन, ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन, position of the particle, position of the particle remains same about any axis, किसी भी एक्सिस के अक्रॉस आपकी पोजीशन तो सेम ही रहेगी, ठीक है, बट ड्यू टू ओरिएंटेशन, बट ड्यू टू ओरिएंटेशन
एंगल कॉन्टिन्यूसली चेंज ड्यू टू ओरिएंटेशन, एंगल कॉन्टिन्यूसली चेंज। ठीक है ना, आपने ये चीज देख ली यहाँ पे कि यहाँ पे पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो तो सेम रहेगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल दूं, ये आपकी एक एक्सिस है और ये एक पार्टिकल पी रखा हुआ है। अब इसके ये डिस्टेंस आपकी सपोज करो आर है। अगर ये डिस्टेंस आर चेंज हुई तो क्या आप कभी भी इसको रोटेशनल मोशन में स्टडी कर पाओगे क्या? बताओ जल्दी से। नहीं अगर डिस्टेंस नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही आर चेंज हुआ वो कौन सी बॉडी हो जाएगी? नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी। यानी आर तो सेम ही रहेगा। तो अब चेंज क्या हो सकता है? तो जो कुछ भी होगा वो इसके एंगल में चेंज होगा कि नहीं होगा रोटेशन करने में? हाँ है ना? हाँ सर, यस सर। यानी इसके अंदर हम लोगों को तो ड्यू टू चेंज इन एंगल, ड्यू टू चेंज इन एंगल, ड्यू टू चेंज इन एंगल, ठीक है ना, वी कांट स्टडी, वी कैन नॉट स्टडी द लीनियर मोशन वर्ड। Here we have to discuss the angular world। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? यहाँ पे लीनियर मोशन वाले संसार को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसको पढ़ने की जरूरत है? एंगुलर मोशन वाले वर्ल्ड को पढ़ने की जरूरत है। वर्ल्ड मतलब संसार बोल रहा हूँ, WRD वाला नहीं होता है। तो नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस द एंगुलर वर्ल्ड। जल्दी नोट करो इसको। सर मतलब ये आर डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए ना? कभी नहीं चेंज। अगर आर हुआ तो नॉन रिजिड बॉडी नहीं हो जाएगा, और नॉन रिजिड बॉडी कभी हाँ। मोशन शो कर सकता है। एक बात बताओ, नहीं। अगर तुम एक पत्थर को रस्सी में बांध के घुमाओ और अगर तुम उसमें रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो उसके घूमते टाइम में, या तो आपकी आंख फूटेगी या बगल वाले की, ये तो क्लियर है। अगर उसको सर्कुलर मोशन में रखना है तो उसको आर को सेम रखना पड़ेगा। हाँ है ना? हाँ सर। चलो ये नोट हो गया। यस सर। चलो अब हेडिंग डालो। देखो सृजन, ये लोग जो लोग पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बस 10 से 15 मिनट मुझे ना सर्कुलर मोशन के वर्ड्स को पढ़ा लेने देना, ठीक है? इन लोगों का भी हो जाएगा पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन ना। लिटिल बिट इंट्रो लेते हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन में ये मैं पहले भी एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? और अपन को ना नॉर्मली एक लिटिल बिट इंट्रो लेते हैं सिर्फ। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेडियल वेक्टर। जल्दी जल्दी आप लोग देखना इस चीज को, ये टर्म सीखने हैं हमको। रेडियल वेक्टर क्या होता है? अच्छा देखो एक चीज समझना, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, सपोज करो ये कोई एक ऑब्जेक्ट ओ है, ये आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आपको पता है ओरिजिन से इसकी दूरी हमेशा फिक्स होती है, रेडियस की दूरी फिक्स होती है कि नहीं होती है? है ना? हाँ सर। अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज हमने देखी कि हमें रेडियस मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट को जो भी चीज जोड़ेगी वो रेडियस ही कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हाँ है ना? पर रेडियस तो उसका मैग्नीट्यूड देगा, पर यहां से अगर उसको एरो से डायरेक्शन के साथ जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? आपका रेडियल वेक्टर। हाँ है ना? हाँ। तो अगर कोई रेडियल वेक्टर की डेफिनेशन पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे? रेडियल वेक्टर is the vector which joins the object performing circular motion to the center of the circle। कोई दिक्कत की नहीं? तो ये जो आपका, अगर यहाँ पे ए मान लो, अच्छा ठीक है, ये जो ओ ए वेक्टर है ना, दिस इज कॉल्ड द रेडियल वेक्टर। गॉट इट और नॉट? हाँ है ना? यस सर। हम लोगों ने एक चीज देखी थी, अगर एक चीज समझना, ये आपका एक सर्कुलर मोशन था। सपोज करो दिस इज द, मान लेते हैं कि यहाँ पे जय खड़ा हुआ है
और जय के पीछे तो मतलब साड़ पड़ जाए। देखो साड़ मुझसे बनाते नहीं बनेगा, बस समझ जाना तुम लोग, ठीक है ना। और हमने क्या किया, जय को एक रस्सी से बांध के रखा हुआ है, एक खूंटे से और रस्सी से बांध के रखा हुआ है, यानी साड़ की जगह पे हमने जय को रख दिया और जय की जगह पे साड़ को, ठीक है। अब एक बात बताओ, जय क्या करेगा, वहीं पे खड़ा रहेगा क्या, और अपने 13 दिन बाद वाले भंडारे का इंतजार करेगा क्या? भागेगा सर सर्कुलर मोशन में। भागेगा, ठीक है। जय जय भागेगा, लेकिन वो एक रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी की दूरी फिक्स है, तो जय के पास मैक्सिमम दूरी भागने के लिए क्या है, ये कि नहीं है? हाँ सर, सर्कुलर मोशन जैसा। यानी ये कितनी भी कोशिश कर ले, पर इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो कभी चेंज होने नहीं वाली है, हाँ है ना। हाँ सर। क्योंकि रस्सी को देख के किसकी, मतलब ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए, रस्सी को देख के किसकी वाट लगेगी, मतलब साड़ को देख के रस्सी की वाट लगेगी या जय की? जय की। तो जय भागेगा, रस्सी थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। तो एक बात समझ में आ गई कि चाहे वो जितनी मेहनत करके घूम ले, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस चारों तरफ उसके सेम रहेगी, यानी यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से और पॉइंट की, वो हमेशा क्या है, सेम है। लेकिन हो सकता है इनिशियली, देखो हो सकता है कि जब ये शुरुआत में ये θ1 एंगल बना रहा था, थोड़ी देर बाद हमने देखा भागते भागते ये यहां कहीं पहुंच गया, अब ये एंगल कितना हो गया, θ2 हो गया कि नहीं हो गया, इस ओरिजिन से, फ्रेम से, हाँ है ना। सर हो गया। यानी लीनियरली डिस्टेंस तो कुछ भी चेंज नहीं हुई, पर हमने देखा एक्स एक्सिस से कॉन्टिन्यूसली क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, पर लीनियर नहीं, किसका, एंगल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ है ना। तो यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, जो आपका पहला टॉपिक है, हेडिंग डालो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा रेडियस वाली फिक्स रह रही है, इसलिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, पर लगातार सर्कल के पाथ में घूमने की वजह से एंगल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। गॉट इट और नॉट? यस सर। देखो जवाब देते रहना, तुम लोग मेरे सामने नहीं बैठे हो, जितना तुम अच्छे से रिप्लाई दोगे उतना मेरे अंदर एनर्जी आएगी, समझ रहे हो ना। यानी आपका रिप्लाई देना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माय टीचिंग एनर्जी। और जब भी प्रोपोर्शनल साइन आता है तो कांस्टेंट आता है, तो उसके बदले में आपको न्यूमेरिकल दे दूंगा, ठीक है। सर रेडियल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी कैसा है? रेडियल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखना भाई तुम, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, अभी रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे पहुंच गया, अब रेडियस की वेक्टर की डायरेक्शन कहां हो गई, बदल गई सर। तो फिर ये वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। हाँ सर, तो ये फिर तो स्केलर हुआ ना। ये कैसे स्केलर हुआ, तो डायरेक्शन तो बदल रही है ना बार बार। तो डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन किस में चेंज होती है, डायरेक्शन पहली बात होती किस में है ये बताओ पहले, वेक्टर में होती है कि स्केलर में होती है? तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने की तो बात ही नहीं हुई। अगर आप, मैं नॉर्मली ये पॉइंट भी आपको नहीं बताता ना कार्तिक, तो ये भी आप फिर भी बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है इसकी, है ना, रेडियस के अलाउंग। हाँ सर। अब उसमें चेंज आना वो वेलोसिटी के फ्रेम में आता है, पर वेक्टर क्वांटिटी तो है, क्यों, क्योंकि इसका ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है ना। और एनी क्वांटिटीज विच हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इट्स कॉल्ड बी वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जल्दी जल्दी करना है क्योंकि तुम लोग ये पढ़ चुके हो, और ये मतलब मुस्कान और विवेक लोगों के लिए नया टॉपिक हो सकता है। विवेक समझ में तो आ रहा है ना पक्का? हाँ सर आ रहा है। नहीं तो विवेक इसकी कार्तिक की कसम खा लो, आ जाएगा समझ में। चलो, सर कार्तिक नहीं मर जाए। अरे नहीं, वो कार्तिक को तुम अभी जानते नहीं हो, मैं उसको स्पष्ट मतलब होता ना प्रत्यक्ष तौर पे पढ़ाया हुआ बैठा हूं। क्यों कार्तिक, तुम तो मेरा पहला प्यार हो ना। अरे सर। चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो,
देखो एक चीज ध्यान से देखना, ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना। ये सर्कुलर ट्रैक में आपका ये एक्सिस हो सकती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हाँ है ना, ठीक है ना। अब हमने देखा कि जब आपका इनिशियल टाइम ले रहे थे आप लोग t1, मान लिया एंगल कितना था आपका θ1, कोई दिक्कत क्या। अब आप थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद मान लिया आपका टाइम कितना हो गया, t2 हो गया। अब मान लो आपका एंगल कितना हो जाएगा, θ2, हाँ है ना। तो अगर मैं बोलूं कि जो आपने टाइम यूज किया उस टाइम में आपका कितना एंगल चेंज हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो एंगल चेंज हुआ वो हुआ θ2 माइनस θ1, यानी ये जो एंगल है ये वाला, ये आपका डेल्टा थीटा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। हाँ सर। और यही डेल्टा थीटा आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये देखो ये आ गया डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। कोई दिक्कत क्या। नहीं अगर सर, नो सर। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसकी डेफिनेशन बता दो, तो आप क्या बोलोगे, द एंगल ट्रेस्ड बाई radial vector in a specific time is called the angular displacement. Got it or not? दिए गए इंटरवल में, दिए गए टाइम में जितना एंगल उसने ट्रेस कर लिया रेडियल वेक्टर ने, वही आपका क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, डेल्टा थीटा, विच इज θ2 माइनस θ1। कोई दिक्कत क्या। ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी। अब आपको एक चीज पता है, एंगल को हम लोग हमेशा कैसे नापते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जल्दी बताओ इसकी यूनिट क्या हो गई। डिग्री। डिग्री हो गई ना। तो देखो इसकी यूनिट होती है आपकी रेडियन। आपको पता है ये डिग्री हम जरूर नाप लेते हैं, पर जो ऐसा यूनिट सिस्टम होता है जिसमें पूरे विश्व में एप्लीकेबल होता है, उस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। आई बात सुनने की नहीं आई, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। मुस्कान बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। आप लोगों ने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें आपने पढ़ा था एंगल बराबर क्या पढ़ा है, आर्क अपॉन रेडियस पढ़ा है क्या, जल्दी बताओ। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस 10th क्लास में पढ़ा है, सर्किल में थोड़ा बहुत याद हो शायद। अब एक चीज देखना, जब आप आर्क को नापोगे तो वो भी एक प्रकार की लेंथ है, और रेडियस को नापोगे तो वो भी एक प्रकार की लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ आपस में कैंसिल हो गया, मास और टाइम इसके पास पहले से ही नहीं था। तो अगर कोई पूछे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप पता क्या बोलोगे, इसके पास मास तो था ही ना, इक्विपोजिट था, लेंथ थी वो भी चली गई, और टाइम तो हमारे इसके पास है ही नहीं है। तो m0 l0 t0। आपको पता है एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, गिव द एग्जांपल ऑफ दैट क्वांटिटी विच हैव अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट यू डोंट यूनिटलेस। तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, मेरे पास है इसकी स्क्रीनशॉट, है ना। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आप ऐसा एग्जांपल बताओ जो जिसमें आपका डायमेंशन लेस हो पर यूनिट लेस ना हो। तो आप बोल सकते हो, एक तो या तो बोल सकते हो एंगल भी वही चीज बोलते हैं, और आप ये बोल सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वही चीज है। आई बस समझ में नहीं आया। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका डायमेंशन होता ही नहीं है कुछ, क्योंकि 0 0 0 है हर जगह। डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट नॉट द यूनिट लेस। कोई दिक्कत क्या, ठीक है ना।
डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो होती है बट यूनिट लेस क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज देखना, आप लोगों ने देखा होगा कई जगह क्वेश्चन में एंगल को रिप्रेजेंट करने में हम पता है 30 डिग्री को लिख देते हैं π/6, देखा है क्या। 90 डिग्री को लिख देते हैं π/2। इसका मतलब क्या है ये पाई आई, क्यों लाना पड़ा हमको पाई। तो हमने एक चीज नोटिस करी, देखो जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की स्टडी कर रहे थे, जब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की स्टडी कर रहे थे तो यहां पे हम लोगों ने एक चीज देखी, यहां से देखो क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल हमारा बार बार चेंज हो रहा था, ये पाई के टर्म्स में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं तरीके से पाई आर 2πr के टर्म में दिया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो देखो अब यहाँ पे ये लिख गया आप लोगों का, इसके आगे अपन को थोड़ा और डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। लिख लिया। लिख लिया ना। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना दोबारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना रटना किसी को भी नहीं है, सिर्फ समझना है टॉपिक को, समझ समझ के सीखना, क्योंकि रटोगे तो आज याद रहेगा कल भूल जाएगा, समझोगे तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा। और हमें लाइफ तक तो याद रखना भी नहीं है, सिर्फ 1 साल याद हो जाए। फिर उसके बाद क्या फिजिक्स, क्या नीलेश सर, है ना, ऐसे ही किताबों को दफनाओगे जैसे पता है एनिमल मूवी में कोई किसी को भी दफना रहा था। चलो आगे देखो, यहां पे हमने एक चीज नोटिस की, जब आप एक पूरा चक्कर लगा देते हो तो कितने डिग्री का एंगल कन्वर्ट हो जाता है, 360 डिग्री। तो ये तो आपका डिग्री में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये तो रिप्रेजेंटेशन इन डिग्री। पर इसी चीज को आप लोग रेडियन में क्या लिखते थे, 2π, यानी 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री बराबर कितने रेडियन हो गया, 2 रेडियन, 2 2π रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2π डिवाइडेड बाई 360, यही होता था ना यूनिटरी मेथड, है ना। तो देखो ये 2 से 360 काटो तो 1 डिग्री बराबर कितना निकल के आ गया, जल्दी बताओ, π/180 रेडियन। हाँ है ना। 180। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया। याद रखना जब रेडियन चाहिए होता है तो रेडियन में पाई आना चाहिए, इसलिए पाई ऊपर होगा। अब इसका उल्टा देखते हैं, देखना ध्यान से, 2π रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। 180। हाँ। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2π डिग्री। 2π। तो 1 रेडियन बराबर कितना निकल कर आ गया, 182, और ये हो जाएगा पाई। कोई दिक्कत क्या, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिग्री में हमें पाई नहीं दिखता, इसलिए पाई का डिवाइड करना चाहिए। आगे बात समझ में नहीं आई, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर। लिखो जल्दी से इसको, जल्दी लिखो, आगे और चलना है। तुम लोग को किसी को स्पीड तो तेज नहीं लग रही ना, जो नए बच्चे हैं उनमें, पुरानों को तो पता है, आदत है, उनसे तो पूछना भी नहीं है। क्या करते, घर से निकाल दिया क्या तुझे, नहीं सर। मुझे लगा दीदी की शादी में दहेज के रूप में तुझे ही दे दिया हो, बोले ले जाओ इसे। नोट हो गया। याद रखना अगर आप एक पूरा चक्कर कंप्लीट करते हो तब उस समय लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, अगर आप एक चक्कर पूरा, है ना। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 2π। ये बात याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी जीरो मत ठोक देना, ठीक है। चलो ये बात तो नोट हो गई, ठीक है। अब यहां पे देखो जो एंगल नापने का तरीका होता है, एंगल को मेजर करने का तरीका, अगर आप एंगल को मेजर कर रहे हो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में तो वो होता है नेगेटिव। अगर आप एंगल को मेजर कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो कैसे, इस बात को समझना ध्यान से, ये कैसे मैंने बोल दिया। आप लोगों ने सपोज करो ये कभी भी इस तरीके से ए और बी बता दिया,
तो आप ये वाला तरीका एंगल नापने का प्रेफर करते हो या ये वाला तरीका करते हो, पहला या दूसरा? पहला सर। पहला मेजर करते हो, इसलिए हमेशा आप लोग क्या बोल देते हो कि थीटा हमारा 30 डिग्री है। लेकिन अगर आपने ये वाला तरीका मेजर किया तो इसके हिसाब से थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का -360, -30। हाँ, -30 डिग्री। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यदि आपने एंगल को मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज तो वो आपका पॉजिटिव होता है, और ये घड़ी की दिशा है, घड़ी की दिशा में नापोगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। कोई दिक्कत क्या? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत क्या? मुस्कान, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ, चलो फिर ये बात तो आपको यहां तक मेजर हो गई। आगे देखो जल्दी से और पॉइंट। आगे देखो, मैंने अगर आपसे बोला किसी व्यक्ति ने 3 राउंड पूरे किए, ठीक है ना, प्लस हाफ राउंड पूरा किया, ठीक है ना, तो बताओ इसका कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? 3 राउंड पूरे किए और हाफ राउंड पूरा किया, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 7 पाई। 7 पाई। कैसे निकला? एक राउंड पूरा करने में 2 पाई आ रहा था, तो 3 इंटू 2 पाई निकल के आ गया, प्लस एक राउंड करने में एक और पाई आएगा, तो ये कितना हो गया, 7 पाई। कोई दिक्कत क्या? नो। ये मैंने, अब बताओ, ये मुझे तो लग रहा है यहाँ हाफ राउंड लिखना चाहिए था ना, तब होगा 7 पाई। अगर एक राउंड लिखेंगे तो 8 पाई हो जाएगा। समझ में आया? 3 राउंड प्लस हाफ राउंड बराबर कितना हो जाएगा, 7 पाई। 3 में पूरा पूरा चला गया और 1 में आधा गया। कोई दिक्कत इस पॉइंट में? चलो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ध्यान से देखना। ये आपका सपोज करो कोई पार्टिकल इधर से चलना चालू किया और इधर पे आके पहुंच गया, इसकी रेडियस आर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। आपसे बोला गया डेल्टा थीटा निकाल के बताओ, और आपका बोला गया डेल्टा एस निकाल के बताओ। डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से मुझे बताओ, कोई पार्टिकल ए से बी डिस्टेंस तक पहुंच गया, आपको मुझे बताना है कि वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। जल्दी करो, इसको कैसे करना है, टाइम मत लगाना। अध्ययन वालों होश में आओ, जल्दी से दोनों चीजें बताओ। आएगा, हाँ डेल्टा थीटा आएगा 2 पाई/2 और हाँ डेल्टा एस आएगा √2r। हाँ √2r। देखो डेल्टा थीटा आएगा 3 पाई/2 और ये आएगा आपका √2 टाइम्स ऑफ r। समझ में आया? अध्ययन वालों का आ गया, बाकियों को मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं। आ गया कि नहीं आ गया, कैसे आना है? और जिसका नहीं आया अध्ययन में, जल्दी से गाल पे थप्पड़ मारो, सॉल्व करो। बाकी लोग देखो यहाँ पे बाकी लोग देखो, आप लोगों ने इस पॉइंट ए से चालू किया, तो ये आपको पता है 0 डिग्री एंगल पे था। यहां से यहां तक गए आप लोग तो ये 90 चल लिया, फिर 90 दूनी 180 और 180 यानी पाई/2 ये भी था, ये भी पाई/2 था और ये भी पाई/2 था। तो टोटल एंगल कितना चले, पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस पाई/2 बराबर 3 पाई/2। कोई दिक्कत विवेक? नहीं सर। नहीं ना? नहीं सर, नहीं। नहीं ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे निकलता था, हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करो, सीधी लाइन से जोड़ दो, हाँ या ना? ठीक है। अब हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये दूरी हमारी आर है, ये भी आर है, हमें क्या चाहिए, ए बी। तो पाइथागोरस जैसा कुछ लग रहा है क्या? तो देखना यहाँ पे इन ट्रेंगल ओ ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ये आर का स्क्वायर प्लस ये आर का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2r² बराबर ए बी का स्क्वायर। दोनों साइड रूट करेगा तो यहां से √2r बराबर निकल के आ जाएगा ए बी। कोई दिक्कत क्या? यही तो डेल्टा एस था हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत विवेक इस बात पे? मुस्कान, विवेक, कोई दिक्कत क्या? हमेशा याद रखना आप लोग
जब भी आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, उन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी सर एक बताओ, डाउट था बोलो। सर, जैसे अभी ये अपना जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर वो एक्स वाई प्लेन में चलते चलते ही एक्स और जेड प्लेन में चले जाए तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? मतलब क्या बोले हो? तो एक्स सर वाई प्लेन में चल रहा है। एक्स, हाँ, एक्स हम्म। वाई प्लेन में चलते चलते वो एक्स और जेड प्लेन में रोटेट करना चालू कर दे, हाँ, तो फिर आपको तो ये उसकी पता है एंगुलर मोशन 2D से मोशन 2D से काय में शिफ्ट हो गया? 1D से 2D में हो 3D गया में? ना? नहीं 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 हाँ, नहीं, 2D से सर्कुलर 3D मोशन हो कभी भी सर्कुलर मोशन गया। हाँ कभी हाँ 1D होता ही नहीं है। कॉन्टिन्यूसली आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं। आई बात समझ में ना? हाँ यानी वो हाँ सर, 2D मोशन है। 2D से फिर 3D में उसको चले। यहाँ पे नहीं स्टडी करेंगे, फिर हम उसको स्पेयर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। आया बात समझ में? स्पेयर ही एक ऐसी चीज ठीक है होती है सर। जिसमें एक्स वाई और जेड आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, और उसके लिए पता कौन सा सिस्टम पढ़ना पड़ता है कार्तिक? उसको बोलते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई बात समझ में कार्तिक? हाँ सर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे यहाँ पे आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्स कॉमा वाई करते हो ना अभी तक, हाँ सर। वहां पे हम लोग डिस्टर्ब करते हैं आर थीटा एंड फाइव, ये तीन कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। यहाँ पे एक्स वाई कॉमा जेड होता है। वहां पे फिर इस वाली स्टडी से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, पूरे मोशन को। ठीक है आ सर। गया बात समझ में ना? गॉट इट और नॉट? हाँ सर, समझ में आ गया। चलो चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट किसी को? अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं सर। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एंगुलर वेलोसिटी, जल्दी जल्दी डालना। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से, डब्ल्यू नहीं ओमेगा, ठीक है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी देखो क्या हो जाता है, हम लोग अगर एक चीज देखें, ओमेगा बराबर लिखने का तरीका होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। हम लोगों ने देखा था कि यहां से यहां तक जो निकल के आ रहा था वो डेल्टा थीटा था, और इसमें लगने वाला टाइम कितना रहा होगा, डेल्टा टी। तो जिस तरीके से हम लोग लीनियर मोशन स्टडी करते थे, तो लीनियर मोशन में क्या होता था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या निकाल के दे देता था हमको, वी दे देता था कि नहीं दे देता था? पर यहाँ पे एक चीज याद रखना, हाँ यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी यूज करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने जब लीनियर मोशन की स्टडी करी, वहां पे एवरेज होता था कि नहीं होता था? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर, एवरेज एक्सेलरेशन, ऐसा सब पढ़ा था क्या? हाँ सर। पर मैंने यहाँ पे जैसे ही आपको वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कराई, ये एवरेज को तो नहीं रिप्रेजेंट करता, ये काय को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंटेशन वेलोसिटी किस को चीज के लिए एंगुलर होगा? नहीं 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 नहीं, ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट किया करता था वो उस वाले मोशन में? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ ना। सर, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। हाँ याद रखना, हम लोगों ने ये जो सिंबल पढ़ा था ये इंस्टेंटेनियस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखना, ये शब्द तो एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर याद रखना एंगुलर वेलोसिटी एवरेज के लिए डिफाइन नहीं होती है। क्या बोला मैंने वर्ड? एंगुलर वेलोसिटी एवरेज के लिए डिफाइन नहीं होती है। हाँ है ना? हाँ सर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे इसको समझेंगे कैसे, ये वर्ड बोलना क्या चाहता है। हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस चीज में ये पढ़ा था कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि जीरो के इतना करीब पहुंच जाओ जितना पॉसिबल हो सके। पर हमें जीरो रखना क्यों नहीं है, कोई बता सकता है क्या? ये दोनों चीजों की जगह हमने ये क्यों नहीं यूज किया, ये क्यों यूज करना पड़ा हमें, बता सकता है क्या कोई? सर, अगर डेल्टा टी जीरो हो जाएगा तो ओमेगा जीरो आ जाएगा। ओमेगा जीरो नहीं आएगा। अब बताओ इसके बाद, डेल्टा टी तो जीरो हो गया, ओमेगा जीरो नहीं होगा। ओ जेई वालों,
थोड़ा होश में आओ सृजन। अगर डेल्टा टी पार्टिकल को मूव जीरो ही नहीं रख दिया, करेगा। नहीं ये भी नहीं है, थोड़ा और जवाब दो। क्या जय, क्या हो गया? अगर हमने डेल्टा टी को जीरो रख दिया तो क्या दिक्कत है? हमें जीरो के पास का क्यों चाहिए? हम तो जीरो रखते हैं, हमारा तो और काम सरल हो गया। क्यों नहीं रख सकते हम जीरो? विवेक, जवाब देना चाहोगे? सर छोटे से टाइम के लिए निकालना है इसलिए। हाँ, छोटे से टाइम में तो जीरो जीरो से छोटा कुछ होता है क्या? नहीं वही फिर जीरो तो भी हम जीरो ही बोल हो रहे हैं कि जाएगा। जीरो नहीं रखना है। फिर भी हम बोल रहे हैं जीरो नहीं रखना है। नहीं तो हम इतना सब रामायण क्यों लिखते हैं? हम यहाँ पे ये वर्ड की जगह सीधे नहीं। सृजन, जय, होश में आ जाओ भैया, थोड़ा जवाब दे के दिखाओ। सर फिर वो मोशन अच्छा में ही रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि चलो, टाइम तो जीरो हो जाएगा। तुम में से किस किस ने मैथमेटिक्स पढ़ी है? मैंने। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है क्या? हाँ जिसको इन्फिनिटी हाँ, बोलते सर। हैं। हाँ तो अगर हाँ तुमने सर, डेल्टा infinity टी को होता है। जीरो डेल्टा टी को जीरो रख दिया तो ये इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ अब हाँ सर। समझो, एक एक ऑब्जेक्ट करोड़ों की स्पीड से चलने लगे, कितनी औकात है क्या उसके पास झेलने की? नहीं नहीं सर। नहीं सर। यानी इस प्रकार का सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए हम पता क्या लिख रहे हैं? डेल्टा टी को जीरो नहीं रखेंगे। जीरो के कितना करीब कर दे तो देखो, हम इसको इतना भी कर सकते हैं, 0.0008 सेकेंड। क्या ये जीरो है क्या? नहीं नहीं सर। पर ये जीरो नहीं के सर। हद से ज्यादा करीब है। हाँ है ना? तो ये जो लिमिट हाँ डेल्टा सर। टी टेंड्स टू जीरो बता रहा है, ये बता रहा है कि हमें टी को जीरो के जितना करीब जा सकते हैं उतने करीब जाके मेजर करना है चीजों को। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो वर्ड होता है ये रिप्रेजेंट करता है वो छोटे से इंस्टेंट के लिए। आपके यहाँ जो गाड़ी लगी होती है ना, वो गाड़ी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देती है। क्यों? क्योंकि हर बार आप एक्सीलेटर चेंज करो, कांटा चेंज हो जाता है। हाँ है ना? अगर वो हाँ एवरेज सर। होता ना तो पूरे, तुम पता है, अगर वो एवरेज होता, जैसे मेरा कांटा है गाड़ी का खराब हो गया है, वो हमेशा जीरो रहता है। अब मान लो वो एवरेज है, उस पे चाहे जितना एक्सीलेटर ले लो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आया ना? पर इंस्टेंटेनियस में क्या होगा? हर मोमेंट पे चीज चेंज होगी। तो हर मोमेंट पे चीज होने वाली है, टाइम हमारा बहुत कम होगा मेजर वाला। इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। विवेक, मुस्कान, आप लोग को इस पे कोई डाउट? नो सर। नो सर ना? चलो, तो यानी एक बात समझ में आ गई। हम देखो क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा थीटा में भी, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी में भी। हाँ है ना? हाँ सर। जब लिमिट और ये डेल्टा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये डी बन जाते हैं, तो डी थीटा अपॉन dt। कोई दिक्कत क्या? तो ओमेगा बराबर क्या निकल के आ गया? डी थीटा अपॉन डी टी। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। हाँ बोलो या ना? हाँ सर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि थीटा की यूनिट क्या होती थी? रेडियन। और टी की यूनिट क्या होती थी? सेकेंड। तो ये रेडियन पर सेकेंड जैसा ही तो कुछ दिख रहा है, तो ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी? हाँ रेडियन पर। कोई दिक्कत क्या? जल्दी बताओ। अगर हमने बोला इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो आपने बोला सर ऊपर थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और नीचे काय का मालूम होना चाहिए? टाइम का। टाइम का। आपने देखा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला थीटा का क्या निकल के आया था? m0 l0 t0 अपॉन में क्या निकल के आया था? t आया था। t ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो ये क्या हो गया? m0 l0, और t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो t की पावर -1। समझ में आया क्या लाला? आ गया। यस सर। आ गया ना? यानी ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? m0 l0 t की पावर -1। चलो ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या पढ़ा है आप लोगों ने? 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या पढ़ा था?
फ्रीक्वेंसी, और वो लीनियर मोशन में थी। यहाँ पे सब कुछ एंगल में हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी? एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। गॉट इट और नॉट? यानी आप लोग एक चीज समझ जाना, ओमेगा इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जल्दी से लिखो इसको, लिखो जल्दी से। हो गया कि नहीं आया? अब देखो, ये जो ओमेगा बराबर होता, इसको नोट कर लिया ना आप लोगों ने? जल्दी से नोट कर लो जिसने नहीं किया। हो गया सर। देखो, मेरा मेरा मोबाइल जब तक चार्ज रहेगा मैं तब तक पढ़ाऊंगा। मेरा मोबाइल 22% है। अब वो चाहे 12 बजे डिस्चार्ज हो या 11:30 बजे या 11 बजे, ठीक है ना? तो पढ़ते जाना आप लोग, और जब अचानक से बंद हो जाए तो समझ जाना कि डिस्चार्ज हो गया है। पर अभी सोच लो कि लगभग अपन लोग इतनी देर से पढ़ते हो गए, 9:30 से स्टार्ट की थी अपन ने, अभी भी मेरा 7% ही डिस्चार्ज हुआ है, तो अंदाजा लगा लेना अभी। ठीक है, ये लिख गया? 2 बजे तक चलेगा सर। तो 2 बजे तक चला, तो आज जिसकी खत्म भी हो गया चैप्टर। मजा आना चाहिए, देखो तुम लोग के चेहरे पे पढ़ते वक्त स्माइल होना Yes. चाहिए, और कॉपी में आंसर्स होना चाहिए। बाकी तो मैं तुम्हें सुबह 5 बजे तक भी पढ़ा सकता हूँ। जैसे ही आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, बता देना सर अब बोर हो रहे हैं, तो मैं क्लास को 1 घंटे और बढ़ा दूंगा, तो आपकी बोरियत तुरंत खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? पर क्लास खत्म नहीं होगी। तो ये विचार अपने मन में ही रखें, ठीक है, कि हम बोर हो रहे हैं। सर हमारे फोन का नेट खत्म हो जाएगा। तो ठीक है ना, अंबानी को फोन लगाओ, क्या मतलब हुआ इतना करने का? वैसे भी शिवराज मामा चुनाव जीत के हार गया, तुम देख नहीं रहे हो क्या चल रहा है देश में? मेरे घर आ जा। चलो, हाँ, रुक जा। पेपर की तैयारी देखो, पेपर की तैयारी किसी और ने की, पेपर किसी और ने दिया, रिजल्ट में किसी और का नाम आ गया, देख रहे हो तुम देश में? यही सब हो रहा है सर। चलो, ये लिख गया आप लोगों का? अब यहां से देखो, एक हाँ, बहुत सर। इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालने के लिए आता है। क्या निकालने के लिए आता है वो देखते हैं हम लोग। देखो यहां से, ओमेगा आपका क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखना, और टी आपका, और यहाँ पे एफ क्या है आपका? एफ भी बोलते हैं, या कई जगह आपको म्यू से भी रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका क्या है? लीनियर फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ की नहीं आई? तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि ओमेगा और लीनियर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 इंटू पाई इंटू एफ। क्या होता है? ओमेगा बराबर 2 इंटू पाई इंटू एफ। S। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला तो ये निकल कर आ गया। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 अपॉन टाइम पीरियड लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो हाँ। एक फॉर्मूला और बनेगा, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। गॉट इट और नॉट? Yes, sir। ठीक है ना? जल्दी से इसको नोट करो, अगले टॉपिक पे चलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। और बाकी अपन उतना सर्किल वाले में नहीं जाएंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? याद रखना, टेंजेंशियल रेडियल ये सब हमें नहीं बिल्कुल पढ़ना, हम डायरेक्ट यहां पर आते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्योंकि आज हम टॉर्क को कपल तो खत्म करेंगे, हमें कपल बनाने का बहुत शौक है। जल्दी करो, नोट हो गया? हैरी डालो, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर, तुम लोग को पता मैंने हिंदी में फिजिक्स पढ़ाना चालू की, और हिंदी की फिजिक्स मतलब समझ लो कि मुझे
क्या क्या जमीन आसमान में दिख गया मुझे भी नहीं पता चल रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हियर अल्फा इज शुड बी गिवन बाय डी ओमेगा अपॉन डी टी। डायरेक्टली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना? ठीक है ना? आपने अल्फा की, अब देखो ओमेगा की यूनिट आपने क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ी थी रेडियन पर सेकेंड, अपॉन में 1 सेकेंड और चला गया तो इसकी यूनिट क्या निकल के आई? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? ठीक है। अगर बोला जाए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने? m0 l0 t माइनस 1 ओमेगा का अपॉन में एक टी और हो गया, तो ये आपका निकल के आ गया m0 l0 t की पावर माइनस का 2, है ना? पावर -2। यस सर। ठीक है, ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन वर्ड हो गया। अब एक चीज देखना, चाहे आपका थीटा हो, चाहे आपका ओमेगा हो, चाहे आपका अल्फा हो, इन तीनों की डायरेक्शन आपको कैसे दी जाती है? देयर डायरेक्शन will be given by right hand thumb rule। अच्छा, कोई एक लॉजिक बता सकता है इनकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से क्यों दी जाती है? जिनने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, मोशन फॉलो कर रहे हैं। हाँ सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहे हैं वो तो ठीक है। आप लोगों ने देखा था जो भी रिलेशन इस पे निकल के आती है वो क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में निकल के आती है, आपने देखा था क्या? V बराबर वेक्टर R क्रॉस ओमेगा, ऐसा पढ़ा था क्या? A बराबर R क्रॉस अल्फा, याद है आप लोग को? हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी कैसे निकाली जाती थी, याद आया आप लोग को? राइट हैंड थंब रूल से सिखाया था कि नहीं सिखाया था? क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर जब पढ़ा था आपने, ए से बी की तरफ जाओ तो अंगूठा बाहर की तरफ होता है, बी से की तरफ जाओ तो अंगूठा अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालने का कारण क्या होता है? क्योंकि ये सभी क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से निकल कर आती है। तो थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, देयर डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। याद रख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत क्या? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब यहां पे देखो ध्यान से, आई चीज कैसे, ठीक है? मैं फिर इनकी डायरेक्शन भी बताता हूं। अब मैं आपको डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं कि इनमें रिलेशन क्या होता है। कोई बता सकता है इनमें रिलेशन क्या होता है? किसी को याद है क्या? V बराबर क्या होता है? V और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है सृजन? तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है सर्कुलर मोशन, दो तरीके से इसको बांट लो, और दूसरा होता है आपका अगर ऑब्जेक्ट कर रहा हो, मतलब जनरल मोशन के लिए डिस्कस कर लेते हैं, जनरल रोटेशनल मोशन। तो देखो यहाँ पे V बराबर आपका क्या होता है? वेक्टर R क्रॉस वेक्टर ओमेगा, सॉरी सर्कुलर है ना, तो V बराबर आपका R ओमेगा, और यहां पे होता है वेक्टर B बराबर वेक्टर R क्रॉस ओमेगा। ठीक है, इधर पे देखो A बराबर, मतलब A बराबर हो जाएगा आपका, दिस शुड बी R अल्फा, यहां पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा वेक्टर R क्रॉस अल्फा। ठीक है ना? अगर यहाँ पे आप लोग क्या करो, S की बात करो तो R इंटू थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर S बराबर वेक्टर R क्रॉस थीटा। मोमेंटम सॉरी, मोमेंटम की बात करो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बराबर वेक्टर R और इंटू एंगुलर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे वेक्टर P बराबर वेक्टर R क्रॉस L। समझ में आया कि नहीं आया? ये अपन चीज देख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे स्पेशली आया कैसे, जिसको नहीं समझ में आया वो इधर देखेगा। V बराबर R ओमेगा होता है, ठीक है ना? इसका छोटा सा वेरिफिकेशन देख लो एक का, बस बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। देखना ध्यान से देखो यहाँ पे
ओमेगा बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा है? ओमेगा बराबर आप लोगों ने पढ़ा है डी थीटा अपॉन डी टी, है ना? जल्दी बताओ, अपन ने उल्टा लिख दिया क्या यार, कि सही लिखा है? देखते देखो, ओमेगा बराबर अपन ने डी थीटा अपॉन डी टी रख दिया, थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा था? डेल्टा एस अपॉन आर, यही पढ़ा था आपने कि नहीं पढ़ा था? सही लिखा अपन ने, ठीक है ना? तो ओमेगा बराबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर डी अपॉन डी टी। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये बाहर जाएगा तो डी एस अपॉन डी टी एंड दिस शुड बी 1 अपॉन आर, तो वी, तो देखो ये निकल के आ गया यहां से वी बराबर आर इंटू ओमेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बात, की दोबारा समझाऊं या डायरेक्ट आप लोग लर्न करोगे? विवेक दोबारा सर एक समझ बार में? और। हाँ एक चलो बार और। ये चीज जो लिखी ये तो समझ में आ रही है ना? हाँ ये तो आ रही है। देखो ये आई कैसे हम इसको फिगर से समझते हैं, देख ले ध्यान से। देखो आप एक चीज समझो, यहां से यहां तक आप लोगों का मोशन हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ? डेल्टा थीटा हुआ कि नहीं हुआ? और इस पे कवर करने में आपको डेल्टा टी टाइम लगा होगा। तो अगर मैं यहां से एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो आपको इसको डी थीटा अपॉन डी टी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? जल्दी बताओ, ये बात तो सुन रही कि नहीं आई? बताओ विवेक, ये बात तो सुन रही है ना? ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी होता था, हाँ सर। ठीक है ना? अब यहां से देखो, आप लोगों ने ये आपका आर्क है, आर्क मान लिया, इसको एस से रिप्रेजेंट करो, इसकी रेडियस आर है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे कुछ पढ़ा है क्या? थीटा बराबर एस अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। कोई दिक्कत क्या है यहां पे? जल्दी बताओ, हाँ है ना? नहीं तो सर। देखो हम क्या करेंगे विवेक, यहां पर थीटा की जगह पे आप लोग क्या पुट कर दो, एस अपॉन आर। कोई दिक्कत क्या? अब एक चीज बताओ विवेक, अगर कोई सर्किल है, क्या उसकी रेडियस कभी भी टाइम के साथ चेंज होगी क्या? नहीं सर। ऐसा है क्या? थोड़ी देर बाद सर्किल बड़ा हो गया, थोड़ी देर बाद गुस्सा हो गया तो छोटा हो गया, ऐसा तो होने नहीं वाला। यानी रेडियस टाइम के साथ कांस्टेंट है। यानी आप ये बोलोगे कि आर बाहर चला गया तो 1/r बाहर आ गया, यहां से क्या बचा? ds अपॉन dt। तो देखो ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इससे ds अपॉन dt किसके बराबर होगा? लीनियर वेलोसिटी के। तो ds अपॉन dt v के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अब इस r को उधर भेज दो तो v बराबर क्या निकल के आ गया? r इंटू ओमेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत अब यहां पे? जल्दी बताओ। हाँ सर आ गया। आप इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dv अपॉन dt, r फिर से कांस्टेंट है तो ये d ओमेगा अपॉन dt। तो dv अपॉन dt लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, लीनियर एक्सेलरेशन बराबर अल्फा डी ओमेगा अपॉन dt बराबर अल्फा आ गया। कोई दिक्कत क्या? a बराबर r अल्फा, ये निकल के आ गया। तो ये याद समझना, r इंटू ओमेगा, r इंटू अल्फा, r इंटू थीटा, r इंटू एल। पर आप सोचोगे रियल फॉर्म जो होता है वो ये फॉर्म होता है, ये केवल सर्कुलर मोशन के केस में पॉसिबल है। तो इस केस से ये केस कैसा निकला मैं डिस्कस करके बताऊं। आपने पढ़ा होगा v बराबर आर ओमेगा साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है कि नहीं आता है? जल्दी बताओ, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जब a क्रॉस b करते थे तो a भी साइन थीटा एन कैप निकल के आ जाता था। तो यहाँ r क्रॉस ओमेगा लिखा हुआ है, तो v बराबर r इंटू ओमेगा इंटू साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, अरे बोलो ना। आएगा सर। आएगा ना? अब देखो सर्किल के केस में आपको मैंने ये चीज बताई है कि रेडियस वेक्टर आपकी इधर होगी प्लेन पे, और ये जो एंगल का ये जो ओमेगा निकल के आता है या तो बाहर होता है या अंदर होता है। तो ये देखो ये लाइन और ये बाहर आ रहा, कितने डिग्री का एंगल है? जल्दी बताओ। ये लाइन रेडियस के अलॉन्ग है हमारी उंगलियां, और ये अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, ये एंगल कितने का बन रहा है? ये एंगल 90 कितने का बन डिग्री। रहा है? 90। तो यहाँ पे साइन 90 1 हो जाएगा तो v बराबर हो जाएगा r ओमेगा। तो याद रखना
सर्कुलर केस मोशन के केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? बताओ विवेक, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कैसे आया ये जनरल मोशन और ये सर्कुलर मोशन के केस में? अरे 90 कैसे हो गया? देखो मैं बताता हूं ध्यान से, ये लिख गया आपका, ये समझ में आ गया और ये लिख गया ना? हाँ ये सब तो हो गया। अब देखो, अभी अभी मैंने आप लोग को एक चीज बोली थी कि जो ओमेगा थीटा ये सब इनकी डायरेक्शन कैसे देते हैं अपन लोग? राइट हैंड थंब रूल से देते हैं कि नहीं देते? हाँ या ना? तो सपोज करो हम यहां पे राइट हैंड थंब रूल ही लगा के देखें, तो राइट हैंड थंब रूल में एक चीज याद रखना, जो हमारी पाम फिंगर्स का रोटेशन होता है, पाम फिंगर्स का जो रोटेशन होता है वो गिव द सेंस ऑफ मोशन, गिव द सेंस ऑफ मोशन, then thumb represent then thumb represent then thumb represent the direction of then the thumb represent the direction of थीटा ओमेगा एंड अल्फा, तीनों की डायरेक्शन आपका कौन बताता है? थंब रिप्रेजेंट करता है। अब देखना यहां पे ध्यान से, आप लोग सपोज करो ये एक सर्कुलर मोशन है और ये हमारा इस तरीके से एरो लगा हुआ है, तो हमारे सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम अपने राइट हैंड को सामने लाएंगे। ये राइट हैंड है, ये हमारी पाम फिंगर से और ये हमारा थंब है। कोई दिक्कत क्या? ये पाम फिंगर और ये थंब, समझ में आया? थंब पाम फिंगर। तो देखो हमने अपने हाथ को इस तरीके से रखा, जिस तरीके से ये एरो जा रहा है उस डायरेक्शन में हमने क्या घुमाया? इन उंगलियों को घुमाया, है ना? अंगूठा कहां पे आ रहा है जल्दी बताओ, बोर्ड के अंगूठा कहां आ रहा है? बाहर साइड आ रहा है कि अंदर साइड? जल्दी बताओ। बाहर आ रहा है। बाहर आ रहा। पर एक चीज देखना, ये आपका बोर्ड है, बोर्ड के अगर यहां पे ये बोर्ड है और ये अंगूठा, इनके बीच का एंगल बनाओ तो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो देखना ध्यान से, रेडियस जो होती है वो बोर्ड पे होती है और ओमेगा इसके परपेंडिकुलर ऐसा लग रहा है। आर और ओमेगा के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया सर्कुलर मोशन में? अच्छा हाँ 90। आगे कि नहीं आगे? तो यहां हर केस में 90 डिग्री हो गया। और यहां पे याद रखना, जो चीज आपकी बाहर जा रही है उसको आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए आपके लिए क्रॉस सिंबल होता है। कोई दिक्कत क्या? अब यहां पे क्या होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? जो फिगर बना हुआ है, तो हमने क्या किया, राइट हैंड को एक्सप्रेस किया, ये रोटेशन आया, अंगूठा हमारा बाहर की तरफ हुआ तो आउटवर्ड डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। याद रख लेना, थीटा अल्फा एंड ओमेगा ये आपकी परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? नो सर। जल्दी चलो इसको नोट करो। जल्दी से इसको नोट करो। मुस्कान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे लगता है सज्जन का नेट खत्म हो गया क्या? है तो सज्जन तो है, किसका नेट खत्म हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ नेट खत्म। अच्छा नहीं हुआ ना? बता देना यार तुम, सज्जन तुम्हारा रिचार्ज करवा देगा, वो क्या बोलते जय। हाँ सर, जे का खुद का रिचार्ज नहीं हो रहा है। अरे क्या जय यार, तुमने जय हो मूवी नहीं देखी? तुम एक की मदद करो, मतलब तुम 3 की मदद करो, वो आगे 3 की मदद करेंगे। सर आप पहले मेरी मदद करो, मैं सृजन की करूंगा, सृजन आगे 3 की करेगा। मैं तुम लोगों की मदद ही कर रहा हूं, तो पता है ये सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य है। शाम को बिग बॉस देखने की जगह मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो आपको बिग बॉस में कौन पसंद आया? तो बिग बॉस में कभी देखा ही नहीं, इसलिए मैंने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। बिग बॉस भी मतलब कोई सीरियल होता है? बताओ जरा। सर इससे अच्छा तो अनुपमा होता है। तुम ये ज्यादा ही देख रहे हो फिर। चलो ये हो गया। भाई तुम्हें पुरुष बन के रहना है, अनपढ़ मनपढ़ से दूर रहो।
चलो हो गया ये। तो उसने भी बिजनेस चालू कर लिया अब। क्या? उसने भी बिजनेस चालू कर लिया अब। अनुपमा ने? हाँ। अनुपमा किसी दिन बिना डिग्री के फ्लाइट भी उड़ाएगी, तो टेंशन मत लो, वो सीरियल है। एनिमल मूवी में नहीं देखा, फ्लाइट कहीं भी उड़ के चली जाती है। हाँ सर, आपने देख ली क्या? मैं गया था ना, फिर बाद में मेरे अंदर का एनिमल जाग गया। मैंने अपने पापा को फोन लगाया, मैंने कहा पापा आपके दुश्मनों के नाम बताओ। वो कहते साले तू ही है सबसे बड़ा। मैंने फोन ही काट दिया। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को हार्म नहीं पहुंचा सकता। समझ में आया क्या? हाँ सर। क्या बहुत देर से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो बता दिया करो। मेरे को ज्यादा देर ना बोरियत के साथ रहना पसंद नहीं है। मैं खुद नहीं बोर होता, क्योंकि जब भी मैं बोर होता मैं अपना फेस देख लेता तो मुझे हंसी आ जाती। सर हमको भी। एक लड़के ने ऐसी पहले बोला था, एक स्टूडेंट ने, आज तक वो कौन मिला कभी। सर मेरे को कुछ मिल बोल गया रहे तो थे नाम कैसे? बताओ सर। तुम नहीं ढूंढ पाओगे, आधार कार्ड से गायब है वो। अच्छा। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग। अब जो आप लोग को अगली चीज मालूम होनी चाहिए, तो आप लोगों ने देखो ध्यान से कुछ टर्म सीखते हैं। आप लोगों ने लीनियर मोशन में कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? हाँ। उसमें हम लोगों ने बोला था ए को कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इन दैट कंडीशन हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी। किसी को याद आया क्या? s बराबर हाँ यू सर, टी प्लस वन बाई टू ए टी प्लस वन स्क्वायर। बाय टू एटी स्क्वायर। और यहाँ पढ़ा था v स्क्वायर बराबर बी यू स्क्वायर स्क्वायर प्लस बराबर टू यू ए स्क्वायर एस। प्लस टू ए एस। यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर। अब लेकिन जब हम एंगुलर मोशन पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, जब हम एंगुलर मोशन की स्टडी करेंगे तो एंगुलर मोशन में आप लोगों को क्या क्या मालूम होना चाहिए। एंगुलर मोशन में आपका यहाँ पे क्या जाएगा, अल्फा अगर कांस्टेंट हो, जैसे वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। आई बात समझ में कि नहीं आई? एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। पर अब यहाँ पे कुछ सिंबल सीखो। v को रिप्रेजेंट करेंगे हम ओमेगा से, u को रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा नॉट से, समझ में आया ना। a को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, और यहाँ पे हम लोग और क्या बचा, s को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। अब इन चारों को यूज करके इस वाली इक्वेशन को बनाते हैं। तो v को हम लोग काय से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओमेगा से क्या? जल्दी बताओ। u को काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा नॉट से। ओमेगा a को नॉट काय से। से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से। और टाइम तो दोनों में सेम ही है, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। कोई दिक्कत क्या? यहां देखो, s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से, u को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा नॉट से, मल्टीप्लाई बाई टी प्लस वन बाई टू, दिस शुड बी अल्फा टी स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? जल्दी बताओ। फिर आपने देखा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा। कोई दिक्कत क्या? लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ये इक्वेशन तो तभी वैलिड थी ना जब ए कांस्टेंट होता था, तो ये वैलिड थी। जब अल्फा कांस्टेंट था तो ये वैलिड थी। अगर ए आपका कांस्टेंट ना हो और आपका यहां पे अल्फा कांस्टेंट ना हो, तो फिर ये ऊपर वाली तीन तो नहीं लग सकती। तो फिर कौन सी लगेगी? तो यहां देखो क्या लगती थी, ए बराबर लगती थी डीवी अपॉन डी टी, ए बराबर लगती थी डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, हाँ है ना। हाँ सर। और क्या लगती थी? यहां v बराबर क्या लगता था, dx अपॉन dt। यही सब थी कि नहीं थी? हाँ। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, अल्फा बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, समझ में आया ना। और ओमेगा बराबर हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। जल्दी से नोट करो इसको। विवेक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। मुस्कान तुमको समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रही हो मुस्कान, मन में बोल गई क्या? अरे आ गया। आ गया, ठीक है। तो ठीक है। अब एक चीज आप लोग याद रखना, कल इवनिंग की क्लास में आप लोग प्लीज वेक्टर एक बार देख लेना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और रोटेशनल मोशन पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। आप लोगों को याद होगा ये चीज, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी तो देखा भी होगा।
तो इवनिंग क्लास में वो क्रॉस प्रोडक्ट जरूर पढ़ लेना हाँ कल। सर। कल क्योंकि हम लोग की जो वेक्टर की क्लास होगी ना, उस पर हम लोगों को सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ना है सिर्फ। समझ रहे हो? तो ये नोट हो गया सब? हाँ सर। चलो अब आगे अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अब देखो यहां से ये सब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, आपको इन इक्वेशन पे बेस्ड जिस प्रकार से आपने लीनियर मोशन पे क्वेश्चन किया था, ऐसा ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया था। करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। हाँ, क्योंकि मन ना भी हो तब भी करना है, इसलिए ठीक है। लिखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। आज ना तुम लोग को देख के ना इकट्ठे जब देखियो ना, थोड़ी दिनों बाद अच्छा लगा। नहीं, एक एक दो दो की भीड़ में ना इरिटेट हो चुका था मैं। कृष्णा आने लगा क्लासेस में, क्या नाम है, जयदेव? नहीं, अभी तो शादी मना रहा हूँ। ये अपनी शादी मनवा के मानेगा कि किसी दिन? लग रहा है सर। तो भैया की शादी। बोलो ज्यादा शादी में मत रहो, नहीं जेई में तुम्हारी भावनाएं पड़ जाएंगी। समझ रहे हो ना? चलो क्वेश्चन लिखो। द मोटर ऑफ एन इंजन, द मोटर ऑफ एन इंजन is rotating, the motor of an engine rotating about, the motor of an engine rotating about its axis, about its axis with an angular velocity, with an angular velocity 120 rpm, 120 rpm। और आरपीएम का फुल फॉर्म पता क्या होता है? राउंड पर मिनट। समझ में आया ना कि एक मिनट में वो 120 चक्कर लगाता है। फिर इसके बाद लिखा है इट कम टू रेस्ट, इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। और ये 10 सेकेंड बाद क्या हो जाता है? रेस्ट पे आ जाता है। आफ्टर बीइंग स्विच ऑफ, आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ। क्वेश्चन बोला है एज्यूमिंग कांस्टेंट, एज्यूमिंग कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन, assuming constant deceleration, calculate the number of revolution, calculate the number of revolutions made by it before coming rest। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में बोला गया कोई भी एक मोटर इंजन है जो कि रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। क्या है उसकी एंगुलर वेलोसिटी? 120 आरपीएम, मतलब 120 राउंड पर मिनट। फिर उसने बोला 10 सेकेंड बाद वो रेस्ट पे आ जाता है स्विच ऑफ करने के। आपको बोला गया यहाँ जो डीएक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, तो कैलकुलेट करके बताओ कि कितने रेवोल्यूशंस बाद वो बंद हो जाएगा, यानी 10 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगा पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 10 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगा पाएगा? करो जल्दी से। अच्छा, मुझे कोई इस वर्ड में पढ़ के बताओ। देखो कुछ वर्ड यहाँ पे कॉमन होते हैं, उन वर्ड से आपको सीखना है कि यहाँ पे क्या मिला आपको। यहाँ पे देखो सबसे पहला जो दिमागदार वर्ड है वो क्या है? जल्दी बताओ। कांस्टेंट डी, इसका आंसर 20 है। वाह यार, 20 नहीं है कि 10 है? इसका आंसर 10 है, 20 नहीं है। थोड़ा सा चूक गए, 2 का भाग कर दो।
देखो एक चीज समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है आपका कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। तो चाहे वो निगेटिव एक्सेलरेशन हो चाहे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, पर वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड लगेंगी। हाँ है ना? जल्दी बताओ। यानी यहाँ पे अल्फा आपका कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना, मैं बस बता रहा हूं, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे आपको बोला गया इनिशियली वो 120 आरपीएम से चल रहा था, मतलब ये ओमेगा नॉट यहाँ कहीं से निकलेगा। पर आपको पता ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आपने देखी थी, रेडियन पर सेकेंड क्या? तो देखो ये बोला गया है, हाँ सर। ध्यान से देखना, ये 120 आरपीएम था, मतलब राउंड पर मिनट। तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 60, हाँ है ना? तो ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12। एक चीज ध्यान से देखो, राउंड पर मिनट यानी ये बता रहा है अब आपका 2 राउंड पर सेकेंड। और आपने एक चीज पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती थी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन अ 1 सेकेंड, हाँ है ना? तो ये बात समझ में आ गई कि ये फ्रीक्वेंसी निकल के आया आपका 2 आरपीएस यानी 2 हर्ट्ज। कोई दिक्कत क्या? समझ में आया ना? यानी 1 मिनट सेकेंड में वो 2 चक्कर लगाता है, तो ये 2 हर्ट्ज आ गई। अब मैंने आपसे बोला ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ होता है क्या? हाँ। तो यहां से ओमेगा निकल के आ गया कितना, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर कितना आ गया, 4 पाई आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ओमेगा नॉट कितना निकल के आ गया आपका, 4 पाई। क्यों? क्योंकि बाद में जाके गाड़ी आपकी क्या हो जा रही है, रेस्ट पे। तो ओमेगा ओमेगा बराबर कितना हो गया, 0। टी आपको कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। तो पहले आपको इससे क्या निकालना है, अल्फा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना? और जब आपका अल्फा निकल के आ जाए तो आपको लगाना है थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस मतलब ये क्या था आपका, एस बराबर मतलब थीटा बराबर ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। यहां से आपको निकालना है थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। अब आपको पता यहां से टोटल थीटा निकल कर आएगा और उस थीटा में 2 पाई का डिवाइड कर दोगे। एक बार इसको लगाना नहीं आया तो इसको दोबारा भी समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल 1% बचा है। समझ में आया ना? क्वेश्चन में मैंने अप्रोच क्या बोली, जिसको नहीं आया समझ में उसको दोबारा ही कल कराऊंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल बंद होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 10। इसको करके लाना, इसका आंसर 10 आना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या किया, राउंड पर मिनट से राउंड पर सेकेंड निकाला, वो फ्रीक्वेंसी निकली, फ्रीक्वेंसी को ओमेगा के टर्म में बदल दिया, वो ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई। गाड़ी हमारी रेस्ट में हो रही थी तो ये 0, टी बराबर 10 सेकेंड। इसको यूज करके अल्फा निकालो और फिर यहां से आप क्या यूज, अल्फा यहां पुट कर दोगे, थीटा निकलेगा। टोटल एंगल में 2 पाई का डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार करना, नहीं बने तो कल क्लास में कराएंगे। और यहाँ पे मेरा अब मैं बंद कर रहा हूँ क्लास, मिलते हैं कल, है ना? शाम को बैक्सल चलती है क्लास, तो उसको अटेंड करना, और रात में कल ऐसी क्लास लगेगी आपकी। हाँ सर।